अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाहजेब खानजादा। इमरान खान मुसलसल ये मौक़िफ़ दोहरा रहे हैं कि मौजूदा हुकूमत को नए आर्मी चीफ की तैनाती नहीं करनी चाहिए। इसके साथ ही वो आज एक नया बयानिया सामने ले आए हैं। इमरान खान ने आज ये दावा कर दिया है कि पंजाब में उनकी हुकूमत गिराने की साजिश हो रही है और उन्होंने ये इशारा भी दिया है कि यह साजिश इस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत के बगैर नहीं हो सकती। आज इमरान खान ने भावल नगर में बुकला से खिताब किया और फिर चिश्तिया में एक जलसे में भी तकरीर की। दोनों जगह उन्होंने ये मौक़िफ़ दोहराया कि मौजूदा हुकूमत को नए आर्मी चीफ की तैनाती नहीं करनी चाहिए। सारे पाकिस्तान के 30 साल के बड़े बड़े डाकू पर बैठ गए हैं और कहते हैं जी ओहो इमरान ने पता नहीं फौज की तौहीन कर दी कि चोरों को मैं कह रहा हूं कि कभी ये भी आर्मी चीफ को अपॉइंट कर सकते हैं। जो नवाज शरीफ वो एक एब्सकॉन्डर है जस्टिस से, वो सजा याफ्ता है। कई दुनिया में सुना है कि इस तरह के आदमी आपके बड़ी बड़ी तैनाती करें, बड़ी बड़ी पोस्टिंग से रहें, कई दुनिया में सुना। जरदारी उस तो इंटरनेशनल फेम का डाकू है, बाहर इसके ऊपर किताबें निकली हुई हैं इसकी चोरी पे। क्या हमारा ये मुस्तकबिल रह गया कि इस तरह के चोर हमारी जिंदगी के फैसले करें और हम चुप करके तमाशा देखें? पकौड़ा नवाज शरीफ वहां से बैठ के फैसले की तैयारी कर रहा है कि पाकिस्तान का अगला आर्मी का चीफ कौन बनेगा। वो आदमी जो मफरूर है, सजा याफ्ता है, जिसके अरबों रुपया बाहर पड़ा है। हुकूमत वाज़ेह कर चुकी है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मौजूदा आर्मी चीफ से मुशावरत के बाद टॉप 5 लेफ्टिनेंट जनरल्स में से किसी एक को आर्मी चीफ तैनात करेंगे, मगर इमरान खान मुसलसल ये बयान दोहरा रहे हैं। हालांकि कल जब वो पेशावर के जलसे में ये इल्ज़ाम दोहरा रहे थे, उसी वक्त असद उमर मेज़बान काशिफ अब्बासी से बात करते हुए ये कह रहे थे कि खान साहिब ने यह कभी नहीं कहा कि आर्मी चीफ टॉप के 3-4 जर्नल्स में से नहीं होना चाहिए या उन जर्नल्स में से कोई नापसंदीदा है। असद उमर ने यह भी कहा कि आर्मी चीफ के नोटिफिकेशन की स्याही भी खुश्क नहीं होती और वह खुद मुख्तार हो जाता है, और जो ये समझता है कि आर्मी चीफ अपनी तैनाती करने वाले की बात मानता है तो उसने पाकिस्तान की तारीख नहीं पढ़ी। जो मर्जी आर्मी चीफ अपॉइंट कर ले, आर्मी चीफ की जिस दिन वो नोटिफिकेशन की स्याही खुश्क नहीं होगी ना, तो आर्मी चीफ इंडिपेंडेंट होगा, उसने वो नहीं करनी जो नवाज शरीफ या कोई भी लगाने वाला उसको कहता है। तो ख्वाहिश उनकी बिल्कुल है, लेकिन ये ख्वाहिश से इनका बनना कुछ नहीं है। और जो भी ये समझता है जो अपॉइंट करेगा वो ये तयन कर लेगा कि वो आर्मी चीफ किस तरीके के फैसले करता है। ये इसका मतलब उसने पाकिस्तान की तारीख नहीं पढ़ी। आप ये बात आपने इमरान खान साहब को समझाने की कोशिश की है, क्योंकि अगर वो ये बयान दे रहे हैं कि अपना लाएंगे तो उनको भी आपको इनको ये भी बताना चाहिए था ना, जो आप अभी यहाँ पे कह रहे हैं। ये बात तो मैं अक्सर बोलता हूँ, मैं मीटिंग्स के अंदर भी बोलता हूँ, और मेरे ख्याल में को खान साहब के जो फैसला साजी है उसके अंदर कोई ये बहुत बड़ी कोई डोमिनेंट चीज नहीं है कि चीफ जो लगा देंगे कोई नवाज शरीफ तो उससे पता नहीं पाकिस्तान को क्या होगा। वो एक उसूली तौर पर एक बात कर रहे थे। ये तज्जिया जो है सिर्फ इमरान खान का नहीं, ये तज्जिया जो है वो बहुत बड़ी तादाद में पाकिस्तानी इसको शेयर करते हैं। चीफ जब राइट देखता है तो फौज राइट देखती है, जब चीफ लेफ्ट देखता है तो फौज लेफ्ट देखती है, तो चीफ चीफ होता है। मैं कोई इस बयान के बाद नहीं बोल रहा। क्या खान साहब इससे पहले पब्लिक नहीं कह चुके कि जो भी सीनियर मोस्ट लोग हैं उनमें से 3-4 नाम जो भी आते हैं उसके अंदर से जो भी बेस्ट होगा उसको अपॉइंट कर दिया जाएगा। उन्होंने कभी भी ये नहीं कहने की कोशिश की कि उन 3-4 नाम में कोई पर्सोना नॉन ग्राटा भी हो सकता है जिसके बारे में शकूक व शुबहात हों। इमरान खान तकरीर कर रहे थे, असद उमर सोती बात कर रहे थे। इसके अलावा इमरान खान ने आज एक और दावा भी कर दिया है। चिश्तिया में जलसे से खिताब करते हुए इमरान खान ने कहा कि पंजाब हुकूमत गिराने की साजिश हो रही है। हमारे MPS को करोड़ रुपए की ऑफर भी दी जा रही है। मिस्टर एक्स और वाई भी धमकियां दे रहे हैं। इमरान खान ने नून लीग के रहनुमाओं के वीडियो क्लिप सुनवा कर यह भी कहा कि ये रहनुमा खुद कहते रहे हैं कि अदम एतमाद इस्टेब्लिशमेंट के बगैर नहीं हो सकती। एक नई साजिश हो रही है, हमारी पंजाब की हुकूमत को गिराने की कोशिश हो रही है। कोशिश कैसे हो रही है? लोटे बनने की कोशिश हो रही है। चोरों का पैसा चल रहा है। हमारे लोगों को MPs के पास जाके उनको करोड़ों रुपए की पैसे की ऑफर भी दे रहे हैं, और साथ फिर मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई तैयार हो गए। वो जाके धमकियां दे रहे हैं कि अगर तुमने ना गए दूसरी तरफ तो हम ये कर देंगे। मैं आज इन सब से सवाल पूछता हूँ, क्या तुम्हें पाकिस्तान की फिक्र है? जो एक जमात सारे पाकिस्तान को इकट्ठा रख सकती है, उस जमात को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा चैलेंज है तुम्हें, जो मर्जी कर लो, तुम शिकस्त खाओगे, तुम हारोगे। ये सारे इनके लीडर कह रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट के बगैर अदम एतमाद नहीं हो सकती। अब इसका दूसरा मतलब क्या कि अगर पंजाब में अब अदम एतमाद कामयाब हुई तो इनके बकौल ये एस्टेब्लिशमेंट करवाएगी। इसलिए मैं सबको आज पैगाम देना चाहता हूँ कि देखें, इस मुल्क का सोचे।
इसके अलावा तौहीन अदालत केस में इमरान खान के अबूरी जवाब पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से मायूसी का इजहार किया गया और इमरान खान को दोबारा जवाब जमा कराने के लिए 7 दिन की मोहलत दी गई, जिस पर आज इमरान खान ने एक बार फिर तौहीन अदालत के शो कॉज नोटिस पर अपना जवाब जमा करा दिया है। मगर इमरान खान के दूसरे जवाब में भी एडिशनल सेशन जज ज़ेबा चौधरी के खिलाफ धमकी आमेज ज़बान इस्तेमाल करने पर गैर मशरूत माफ़ी नहीं मांगी गई है, जिसकी वजह से कल का दिन अहमियत इख्तियार कर गया है, क्योंकि कल इमरान खान के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तौहीन अदालत केस की समाअत होनी है और अदालत ये फैसला करेगी कि आया इमरान खान का जवाब तसल्ली बख्श है और इस जवाब पर इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत का शो कॉज नोटिस वापस लिया जाना चाहिए या इमरान खान की तरफ से गैर मशरूत मुआफ़ी ना मांगने पर कार्रवाई आगे बढ़ाई जाएगी। नून लीग पहले ही इस मामले पर दबाव बढ़ा चुकी है और वाज़ेह कर चुकी है कि तौहीन अदालत के केसेस में जैसा सलूक उनके सियासी रहनुमाओं के साथ किया गया वही सलूक इमरान खान के खिलाफ रवा रखा जाए, लाडले के तासुर को ख़त्म किया जाए। देखना होगा कि कल अदालत इस हवाले से क्या फैसला करेगी। मगर आज इमरान खान ने जो अदालत में जवाब जमा कराया है वो भी दिलचस्प है। इमरान खान ने अपने पहले जवाब में अदालती दायरा इख्तियार पर सवाल उठाया था और इस्तदा की थी कि अदालत के पास इस केस में सू मोटो का इख्तियार ही नहीं है। मगर अपने दूसरे जवाब में इमरान खान ने अदालती दायरा इख्तियार का कोई जिक्र नहीं किया है, यानी तहरीक इंसाफ अपनी इस इस्तदा से पीछे हट गई है और अपना जवाब सिर्फ केस के हक़ाइक़ तक महदूद कर दिया है। इमरान खान के ज़िमनी जवाब के मुताबिक इस पूरे मामले पर सोच विचार करने के लिए अदालत की तरफ से मौका फराहम करने को सराहता हूँ और आजिज़ी के साथ ये यकीन दिलाता हूँ कि मैं मुअज़्ज़िज़ अदालत और उसकी मातहत अदालतों समेत जजिस का एहतराम करता हूँ जो इन मुश्किल हालात में आम लोगों को इंसाफ की फराहमी कर रहे हैं। और इस मौके को इस्तेमाल करते हुए मैं गैर इरादी तौर पर मुँह से निकले अल्फाज पर गहरे अफसोस का इजहार करता हूँ जो शहबाज गिल पर टॉर्चर की हैरानकुन खबरों के रद्द-ए-अमल पर एक अवामी जलसे के दौरान अदा हुए। मैं इंतहाई एहतराम के साथ ये कहता हूँ कि जो अल्फाज अदा हुए वो गैर इरादी थे और इनका मकसद खातून जज को निशाना बनाना नहीं था, जिनका मुझे बेहद एहतराम है। कभी भी मेरा मकसद उनके जज्बात को ठेस पहुंचाना नहीं था और अगर उनके जज्बात को ठेस पहुंची है तो मैं इस पर अफसोस का इजहार करता हूं। न मेरा मकसद खातून जज को धमकाना था और ना ही मैं ऐसा सोच सकता हूं और अदलिया और मातहत अदालतों का एहतराम करता हूं, खवातीन के हुकूक की बात करता हूं, खवातीन जजिस की अदलिया में नुमाइंदगी का हामी हूं और मैं अदालत को ये यकीन भी दिलाता हूं कि मुझे खातून जज ज़ेबा चौधरी से पछतावे का इजहार करने पर कोई शर्म महसूस नहीं होगी। जो अल्फाज अदा किए गए उनका मकसद इंसाफ की मुंतकली के अमल में मुदाखलत करना या उस पर असरअंदाज होना नहीं था। इमरान खान के जवाब के मुताबिक इस अदालत ने आला रिवायात की पैरवी करते हुए मुझे ज़िमनी जवाब दाखिल कराने का मौका दिया, मगर बदकिस्मती से सियासी फ़ायदा हासिल करने के लिए इस पर उन लोगों की तरफ से तनकीद की गई जिन्होंने इस मामले को सियासी पॉइंट स्कोरिंग और मुझे सियासी मैदान से बाहर निकालने के तौर पर देखा और इसी मसले पर मुझे सियासी तौर पर निशाना बनाने के लिए मेरे खिलाफ दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज किया गया। इमरान खान के ज़िमनी जवाब के मुताबिक मैं इस बात को वाज़ेह करना चाहता हूँ कि मुझे इस हकीकत का इल्म नहीं था कि मौजूदा मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ेर इल्तवा था या इससे मुताल्लिक कोई कार्रवाई चल रही थी। मुझे ये लग रहा था कि मातहत अदालत की तरफ से शहबाज गिल का जिस्मानी रिमांड देने के बाद ये मामला खत्म हो गया है। जैसा कि मैं पहले अर्ज कर चुका हूँ कि शहबाज गिल पर मुबैना टॉर्चर की खबरें प्रिंट, सोशल और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर बड़े पैमाने पर रिपोर्ट हुई। वो मनाजिर जिसमें शहबाज गिल बुरी तरह अपनी सांस की बहाली के लिए स्ट्रगल कर रहे थे और अपने ऑक्सीजन मास्क की भीख मांग रहे थे, वो किसी के भी दिल और दिमाग पर असर कर सकती है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि अगर मुझे इस अदालत के सामने उस मामले के ज़ेरे इल्तवा होने के नताइज और कानूनी असरात से मुतालिक ब्रीफ किया जाता तो मैं अपने जलसे में वो अल्फाज अदा नहीं करता जो फिल बदी अदा किए गए। इमरान खान के ज़िमनी जवाब के मुताबिक मेरी बहुत मसरूफियात थी जिसकी वजह से अदालत के सामने ये मामला ज़ेरे इल्तवा होने का मुझे इल्म नहीं हो सका। अलबत्ता मुझे आम तौर पर इस हवाले से इल्म था कि मातहत जज के फैसलों के खिलाफ मुकदमा दायर किया जाएगा, लेकिन उस वक्त मुझे अपनी मसरूफियात के बाइस इस अदालत के सामने मुकदमे के ज़ेरे इल्तवा होने का इल्म नहीं हो सका। मगर अब क्योंकि मुझे ज़ेरे इल्तवा मामलात के टेक्निकल उसूल से मुताल्लिक और आज़ादी इज़हार राय पर उसके असर से मुताल्लिक ब्रीफिंग दे दी गई है जिनका जिक्र इसी अदालत ने फिरदौस आशिक ऐवान के केस में किया था, तो मैं इस अदालत को यकीन दिलाता हूँ कि मैं आइंदा ऐसे मामलात से मुताल्लिक बहुत मोहतात रहूँगा। मैं मज़ीद ये इस्तदा करता हूँ कि ना मैंने ऐसा कुछ किया, ना ही ऐसा कोई बयान दिया और ना ही ऐसा बयान देने का इरादा रखता हूँ जो इस अदालत के सामने किसी भी ज़ेरे इल्तवा मामले के तयन के लिए असरअंदाज हो। इमरान खान के जवाब के मुताबिक मैंने जो 20 अगस्त का जलसा किया था वो शहबाज गिल के रिमांड के दौरान पुलिस की तहवील में टॉर्चर की खबरों के बाद किया था और इसी दौरान इस्लामाबाद पुलिस और कुछ दीगर सहाफ़ियों की तरफ से कुछ वीडियो सर्कुलेट की जा रही थी जो खुफिया तौर पर पिम्स अस्पताल में बनाई गई थी ताकि टॉर्चर के इल्ज़ामात की नफ़ी की जा सके और मजिस्ट्रेट पर जिस्मानी रिमांड के लिए असरअंदाज हुआ जा सके। इसलिए ये जो गैर इरादी बयान पुलिस हुक्काम और खातून जज से मुतालिक दिया गया था उससे शहबाज गिल के फ्री ट्रायल पर कोई असर नहीं पड़ा, क्योंकि ये मामला इन्वेस्टिगेशन स्टेज पर था और उस वक्त तक कोई ट्रायल शुरू भी नहीं हुआ था और खुफिया तौर पर बनाई गई वीडियोज़ रिमांड देने के अमल पर असरअंदाज हुई। और ये अदालत ये करार दे चुकी है
कि किसी भी केस पर असरअंदाज होने के लिए या इंसाफ की फराहमी में खलल पैदा करने के लिए कुछ हद तक नियत का शामिल होना ज़रूरी है और हर केस का फैसला उसके मेरिट के तहत होगा। और किसी भी ज़ेर इल्तवा मामले के दौरान अगर ऐसे इक़दाम किए जाएँ तो वो सबसे संगीन तौहीन होगी, क्योंकि वो सबसे अहम हक़ पर असर कर सकती है और वो हक़ है फ्री ट्रायल का हक़। जिसके बाद इमरान खान ने तलाल चौधरी और दानियाल अजीज़ के तौहीन अदालत केस से मुताल्लिक भी अपना तफसीली मौक़िफ़ पेश किया और जवाब दिया कि इस अदालत ने 31 अगस्त के अपने फैसले में 2 फैसलों का हवाला दिया था, मगर एहतराम के साथ उन केसेस के हक़ाइक़ मौजूदा केस पर लागू नहीं होते, क्योंकि उन केसेस में जो तकारीर की गई हैं वो सोची समझी और तैयारी के साथ की गई एक मुहिम का हिस्सा थी, जो पार्टी की क़यादत के मशवरे पर शुरू की गई, जिन्होंने जजेस को स्कैंडलाइज करके सुप्रीम कोर्ट पर एक बड़ा हमला लॉन्च किया था और पनामा केस के रद्द अमल में एक बदले के तौर पर लॉन्च किया था। उसका निशाना पूरी अदलिया बतौर इदारा थी, उसमें जजेस पर ज़ाती हमले किए गए। और दूसरी तरफ मैंने एक तकरीर के दौरान ये ना जानते हुए कि ये मामला ज़ेर इल्तवा है, खातून जज और दूसरे रियासती हुकाम से मुताल्लिक कुछ गैर इरादी अल्फाज अदा किए, जिस पर मैं पहले ही अफसोस का इजहार कर चुका हूँ और अपने पहले अबूरी जवाब में ही इसे वापस लेने की पेशकश कर चुका हूँ। इमरान खान के जवाब के मुताबिक मैं सच्चाई के साथ ये बात कहना चाहूँगा कि मुझे इस किस्म के बयानात के नताइज का इल्म नहीं था और जिन फैसलों का अदालत ने हवाला दिया है उनके हक़ाइक़ और तौहीन की किस्म मुख्तलिफ थी। उन केसेस में मुसलसल ऐसी तकरीरें की गईं जिसमें अदलिया और मुअज़्ज़िज़ जजेस को टारगेट किया गया और इन लोगों की तरफ से ना किसी पशेमानी और ना किसी अफसोस का इजहार किया गया और ना ही उसकी कोई वजाहत की गई। और मैंने जो अल्फाज अदा किए वो अचानक और बगैर सोचे समझे थे और उन्हें जुडिशल अफसर या अदलिया पर हमले के लिए सोच समझ कर अदा नहीं किया गया था। और रिकॉर्ड से जाहिर है कि उन तौहीन करने वालों को मुतादिद मौक़े फराहम किए गए, मगर उन्होंने पशेमानी और अफसोस का इजहार नहीं किया। उनके एक के बाद एक बयानात सोची समझी मुहिम का हिस्सा थे ताकि पनामा पेपर्स के बाद सुप्रीम कोर्ट को मजरूह किया जाए और इदारे के जजेस को स्कैंडलाइज किया जाए। और उन लोगों की पार्टी क़यादत की तरफ से तारीफ की गई कि ये बहादुराना कुर्बानियाँ हैं और आज वो पार्टी का चेहरा हैं और वो अब भी अदालतों पर हमला जारी रखे हुए हैं और कुछ दिन पहले ही उनकी तरफ से मजीद इल्ज़ामात लगाए गए हैं। इमरान खान के जवाब के मुताबिक कानूनी लिहाज से इस बात को नोट किया जाना चाहिए कि तलाल चौधरी के केस में यह करार दिया गया था कि यह अदालत को स्कैंडलाइज करने का केस है और अदालत ने ये ऑब्जर्वेशन दी थी कि तलाल चौधरी ने न सिर्फ आला अदलिया को गाली दी बल्कि अदालत को स्कैंडलाइज करने की कोशिश भी की। तलाल चौधरी ने तज़हीक आमेज़ ज़बान इस्तेमाल की, नफरत का इजहार किया। इमरान खान के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने यह भी करार दिया कि तलाल चौधरी की 2 तकरीरें ये जाहिर करती हैं कि उन्होंने नवाज शरीफ की ताबेदारी की खातिर ऐसे अल्फाज अदा किए जिनसे चीफ जस्टिस के ऑफिस, अदालत के जजेस और पूरे इदारे को तासुब का निशाना बनाया। और तलाल चौधरी के ये अल्फाज शाइस्तगी और अखलाकियात के दायरे में नहीं आते। उन अल्फाज से बुग़्ज़ और कीना जाहिर होता है जिसके लिए उनका अपना कोई ज़ाती मकसद नहीं था। इमरान खान के जवाब के मुताबिक इसी तरह दानियाल अजीज़ के केस में दानियाल अजीज़ ने सुप्रीम कोर्ट के जज पर इल्ज़ामात लगाए और किसी भी मौके पर उन्होंने अपने बयानात की नफ़ी नहीं की और ना ही अपने बयानात का जवाब फराहम करने के लिए उनकी वजाहत की। और सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में यह करार दिया कि दानियाल अजीज़ के अल्फाज को फैसले पर इस अदालत के जजेस के कंडक्ट पर फेयर कॉमेंट के तौर पर नहीं लिया जा सकता। और दानियाल अजीज़ ने मुसलसल अदालती निज़ाम पर और अदालत के एक मुअज़्ज़िज़ जज पर हमले किए। इमरान खान के जवाब के मुताबिक उन केसेस में अदालत पर मुसलसल हमले किए गए, जबकि उसके बरक्स मैंने जो तकरीर में अल्फाज अदा किए थे मैं उन पर अटल तरीके से कायम नहीं रहा, बल्कि मुखलिसाना तरीके से उसकी वजाहत करने की कोशिश की और उन्हें वापस लेने की पेशकश भी की। और अदालत से ये भी इस्तदा की जाती है कि हमारे यहाँ जिस्मानी रिमांड को आमतौर पर जिस्मानी ज़्यादती या टॉर्चर के तौर पर लिया जाता है और तौहीन के कानून का मकसद किसी को सज़ा देना नहीं बल्कि कानून की अजमत की बालादस्ती है। और मैं कानून की हुक्मरानी और आइन की हाकमियत पर यकीन रखता हूँ और ये दरख्वास्त की जाती है कि अदालतों ने हमेशा मुआफ़ी और तहम्मुल के इस्लामी उसूल की पैरवी की है और मैं इल्तिजा करता हूँ कि मुआफ़ी के इन्हीं इस्लामी उसूलों को मेरे केस में भी लागू किया जाएगा। इमरान खान के मुताबिक मौजूदा केस के हक़ाइक़ और हालात मेरे 2014 के केस से मिलते हैं, जहाँ कार्रवाई के दौरान अदालत ने मेरे कंडक्ट को अदालती एहतराम के हक़ में करार दिया था। इसलिए इस्तदा की जाती है कि मैं अदलिया के खिलाफ बदनीयती पर मबनी मुहिम चलाने और इंसाफ की राह में रुकावट बनने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। अदालत से इस्तदा करता हूँ कि वो मेरी वजाहत को तस्लीम करे और शोकॉज नोटिस को खारिज करे। अब इमरान खान ने वाज़े अंदाज में गैर मशरूत माफ़ी तो नहीं मांगी है, बल्कि अदालत से कहा है कि वो माफ़ी और दरगुजर के इस्लामी उसूलों को इमरान खान के केस में भी लागू करे। साथ ही दानियाल अजीज़ और तलाल चौधरी की तौहीन अदालत को इमरान खान ने नून लीग की तरफ से पार्टी सतह पर अदलिया के खिलाफ एक मुनज़्ज़म मुहिम करार दिया और अपने बयानात को गैर इरादी बयान करार दिया है।
और करार देकर अपने केस का दिफा भी किया है। इस हवाले से बात करेंगे, खुद तलाल चौधरी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। तलाल चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। आप ही कह रहे थे कि हमारे जैसा सलूक करें, हमें भी एक मौका दिया जाता, मगर उन्होंने जवाब दिया है, क्योंकि अदालत ने कहा था इन 2 केसेस को पढ़ें कि आप लोगों ने जो किया इरादी तौर पर किया, एक मुनज़्ज़म मुहिम के तौर पर किया, पनामा पेपर्स में अपनी पार्टी क़यादत के अहकामात के तहत किया, उनकी खुशनुदी हासिल करने के लिए किया, अदालत को स्कैंडलाइज किया, अदालत पर दबाव बढ़ाया और जजेस पर तनकीद की। मेरा केस अलग है, इसलिए अदालत माफ़ी दे। आप ही ने एतराज़ किया था, अब जवाब उन्होंने जमा कराया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाहज़ेब साहब बिल्कुल एक बात ठीक कही है कि उनका केस हमसे अलहदा है, और वो अलहदा कैसे है? एक तो पहली दफ़ा किसी भी अदालत ने दूसरी दफ़ा जवाब जमा कराने की कंसेशन दी, उस कंसेशन को भी उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि वो अपने मौक़िफ़ पर कायम रहे, बल्कि अकड़े रहे हैं। पूरे जवाब में कहीं माफ़ी या गैर मशरूत माफ़ी का जिक्र नहीं है। उन्होंने दूसरी दफ़ा भी अपने दिए गए बयान की वजाहत दी है, एक्सप्लेनेशन दी है, माफ़ी नहीं मांगी, अपने आप को अदालत के रहमो करम पे नहीं छोड़ा। और एक और बात शाहज़ेब साहब, इस बयान में झूठ बोला गया है, गलत बयानी की गई है। खान साहब ने कहा कि उन्हें तो कभी अदालत का एहतराम हमेशा मलूज़े खातर रखा है, उन्हें वार्न कर दिया जाए आइंदा नहीं करेंगे। ये मेरे पास 2014 का PLD है, इसका नंबर है 367। ये इमरान खान को एक नोटिस हुआ था तौहीन अदालत का, उसमें इमरान खान साहब ने ये पैरा 7 है जिसमें अश्योर करवाया था अदालत को, सुप्रीम कोर्ट को, कि आइंदा कभी भी किस अदलिया को वो मलाइन नहीं करेंगे और ये उन्हें वार्न कर दिया जाए, छोड़ दिया जाए। उस वक्त भी अदालत ने दरगुजर किया, लीनेंट व्यू लिया, इनको वार्न किया। उस वक्त भी इन्होंने माफ़ी और गैर मशरूत माफ़ी नहीं मांगी, उसके बावजूद इन्हें वार्न करके इन्हें कंसेशन दी गई। उसके बाद अगली दफ़ा इनका केस हमसे फ़र्क इस तरह है कि हमें तो वार्निंग हुई नहीं कभी, हमें तो पहले नोटिस नहीं हुआ। ये है याया अफरीदी साहब का एक स्टेटमेंट, अभी भी पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। 25 मई का जो एक फैसला हुआ कि लॉन्ग मार्च को इस्लामाबाद आने दिया जाए, उस फैसले को गलत इस्तेमाल किया गया। याया अफरीदी साहब पैरा 3 में लिखते हैं कि इनके खिलाफ कंटेम्प्ट का कार्रवाई का आगाज होना चाहिए, और इसी तरह दूसरे जज साहिबान ने कहा हमें कुछ और मालूमात चाहिए जो कि अदारों से ली और अदारों ने वो मालूमात जमा करवा दी हैं, वो भी सिलसिला पेंडिंग है। उसके बाद एक और केस पेंडिंग है जो कि तौहीने अपना इलेक्शन चीफ इलेक्शन कमीशन ने जारी किया है। सो ये सारी चीजें हमसे बिल्कुल डिफरेंट है। हम तो मगर तलाल साहब वो कह रहे हैं, वो अपने बयान पे पशेमानी का इजहार कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आपने कोई पशेमानी का इजहार नहीं किया था। अपने बयान को वो कह रहे हैं कि जज्बाती एक रद्द अमल था जो कि उन्होंने शहबाज गिल की हालत देखी। आप लोगों का जो तर्ज अमल था वो एक बाकायदा तौर पर मनसूबा बंदी के तहत कैंपेन थी पनामा पेपर्स के जवाब में। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है खान साहब हैबिचुअल हैं, वो बदजुबानी करते हैं, और उसके बाद ये मैंने आपको केसेस गिनवा दिए हैं, ये वो है, हमें इस तरह के केसेस का कभी सामना नहीं रहा। और उसके बाद दूसरी बात ये जो वो बार बार कहते हैं हमने तो गैर मशरूत माफ़ी भी मांगी है कई स्टेज पे। हमारे वकील साहब जो हैं वो तो हमेशा मुहावरतन करते हैं कि दर्जनों दफ़ा उन्होंने अदालत के रहमो करम पर छोड़ा, कहा माफ़ कर दिया जाए। और मैं तो एक सियासी कारकुन था, और यही फैसला जिसमें इमरान खान को नोटिस हुआ था और उसका फैसला ये 2014 वाला, इसका पैरा 15 है जिसमें अदालत सुप्रीम कोर्ट ने लिखा है कि लीडर की ज्यादा जिम्मेदारी है। मैं सियासी कारकुन था और उसके बावजूद मैं आज भी कहता हूं खुदा की कसम मैंने तौहीन अदालत नहीं की, मेरी नीयत तौहीन अदालत वो भी कह रहे हैं मैंने नहीं की, वो कह रहे हैं मुझे नहीं पता था कि मामला सब जुडिस है। वो कह रहे हैं, वो भी कह रहे हैं मैंने नहीं की, वो कह रहे हैं मुझे नहीं पता था कि सब जुडिस है। वो कह रहे हैं मुझे इस बात में भी कोई हर्ज नहीं होगा कि अगर वो खुद जो जज साहिबा हैं उनसे रंज का इस बात पर इजहार करें। माफी नहीं मांग रहे हैं, अब एक एग्जैक्टली लफ्ज ही लिखे हैं वो कि मैं माफी मांगता हूं। वो सब कुछ तो उन्होंने लिख दिया कि अल्फाज के हवाले से उसका क्या पैरा था और क्या क्या कॉन्टेक्स्ट था। देखिए, अदालत में दो तरीकाकार हैं। एक है कि आप गैर मशरूत माफी मांगते हैं, अपने आप को रहमो करम पे अदालत के छोड़ते हैं। दूसरा है कंटेस्ट करते हैं। खान साहब ने कंटेस्ट किया है, खान साहब अपने बयान पे खड़े हैं। वो अगर अदालत उस दिन मायूस हुई थी तो इस बयान के बाद मुझे लगता है वो शदीद मायूस होगी, क्योंकि इतनी रायत कभी किसी को नहीं मिली, इतना लाडलापन, इतना प्यार कभी नहीं मिला। हमारे साथ सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किया गया। मैं आपको आज भी कहता हूं, मेरी तकरीर भी सुना दें,
इमरान खान की भी सुना दें, दानियाल अजीज की भी सुना दें और उसके बाद फर्क देख लें। मैंने तो किसी हाजिर जज का नाम नहीं लिया था, मैंने धमकाया नहीं था, मैंने नहीं ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए थे। देखते हैं कि अदालत इस पे क्या फैसला करती है। बावजूद में सजा, हम दो सीनियर रिटायर्ड जजेस का भी इस पर मौक़िफ़ मालूम कर लेते हैं कि वो क्या कहते हैं। ये ज़ाहिर आपका ओपिनियन है, इमरान खान साहब ने आपके जजमेंट पर ओपिनियन दिया है, आप अपना ओपिनियन दे रहे हैं, मगर आज उन्होंने एक और बात की है कि आप लोग पंजाब हुकूमत गिराने की तैयारी कर रहे हैं। पहले कहते थे एस्टैब्लिशमेंट के बगैर अदम एतमाद नहीं हो सकता, मिस्टर एक्स मिस्टर वाई का भी उन्होंने जिक्र किया है। तो आप लोग फिर कोई एस्टैब्लिशमेंट की मदद से कोई पंजाब हुकूमत गिराने का इरादा रखते हैं? देखिए, हमारी तो जिद्दोजहद ये थी कि एस्टेब्लिशमेंट का रोल नहीं सियासत में होना चाहिए, उन्हें न्यूट्रल होना चाहिए और हम अपनी जिद्दोजहद में कामयाब हुए हैं। और खान साहब की जिद्दोजहद ये है कि उन्हें किसी तरह एस्टेब्लिशमेंट उनके पीछे हो और उनको इक़्तिदार में जैसे पहले लाए हैं इसी तरह इक़्तिदार में बिठाएं। पंजाब में मामला यह है कि इनकी अंदर बहुत सारे ग्रुप्स बन चुके हैं। खान साहब के कंडक्ट और खान साहब की इस बयानिए के साथ इस वक्त उनकी पार्टी नहीं खड़ी। मुझे बताएं, सीनियर तरीन लोग उनको डिफेंड नहीं कर रहे, बल्कि परवेज अलाई साहब क्या कह रहे थे कल इसी तरह, और ये क्या बाजवा साहब के बारे में, और ये क्या कहते हैं। सो इनके अंदर ग्रुप्स हैं, टूट फूट है, लोग इनके साथ मुस्तकबिल में नहीं चलना चाहते। और अगर कोई नहीं चलना चाहता तो मेरा ख्याल है उस पर किसी का जोर नहीं होना चाहिए। खान साहब तो चाहते हैं कि उनके साथ एस्टैब्लिशमेंट। मुझे ये बता दें कि आप लोग फिर तैयारी कर रहे हैं पंजाब हुकूमत गिराने की, और क्या नवाज शरीफ का गो अहेड मिल गया है पार्टी को? देखिए, पंजाब में सबसे बड़ी सियासी पार्टी जब इलेक्शन हुआ था तब भी हम थे, हमारा हक था, अभी भी हम सबसे बड़ी सियासी पार्टी हैं। और अगर पीटीआई गिरती है, अंदर से टूटती है और कहीं ऑप्शन और अपॉर्चुनिटी मिलती है तो हमारा हक है कि हम हुकूमत बनाएं और ये हम अपना हक इस्तेमाल करेंगे। मगर खान साहब अभी तो सियासी जमात वो हैं बड़ी, बाई इलेक्शन जीत के वो आए हैं और इनके ज्यादा नुमाइंदे हो गए। उस वक्त तो आप थे 2018 में जब आजाद उम्मीदवार, फिर उनकी तरफ चले गए, जहांगीर तरीन साहब का जहाज चला, अब तो वो हैं, उनका हक है हुकूमत करने का। नहीं, वो सो कॉल्ड वो जो जिनको वो कभी डाकू कहा करते थे, वो 10 वोट उनके पास ना हो तो वो अभी भी हमसे बड़ी क्या कहते हैं पार्लिमानी पार्टी नहीं है। और उसके बाद हमारा हक है। और खान साहब ये जो कह रहे हैं कि भाई उनका कोई लोटे बनाए जा रहे हैं, कोई पैसा इस्तेमाल हुआ, बिल्कुल गलत कह रहे हैं। आपके अंदर टूट फूट है, आपके अंदर ग्रुप्स हैं और ग्रुप्स आपसे नहीं है। कभी तरीन ग्रुप बना, कभी खटक ग्रुप बना, कभी कुरैशी ग्रुप बना। गिराने जा रहे हैं, नहीं गिराने जा रहे हैं आप, इधर उधर देखें, मैं उनकी पार्टी के मसाइल बता रहे हैं, आपका अपना फैसला नहीं बता। देखिए, बिल्कुल हम अपने नंबर्स जब हमारे पास पूरे होंगे, और अब बहुत सारे अदालती फैसले भी हैं, हमें उनका भी एहतराम है, और कोई तो ऐसा काम नहीं किया जाएगा जो सियासी तौर पर अच्छा ना हो। और खान साहब बिल्कुल गलत कह रहे हैं, अपनी जमात की टूट फूट वो पैसे पे डाल रहे हैं, उनके अंदर टूट फूट है, उनके बयानिए के साथ लोग खड़ा नहीं होना चाहते। बहुत शुक्रिया तलाचोई साहब हमारे साथ मौजूद थे। लीगल मौक़िफ़ क्या है? तलाचोई साहब तो जवाब दे रहे हैं क्योंकि इमरान खान साहब ने भी उनके केस का हवाला दिया है अदालत को आज। लीगल मौक़िफ़ इस पर क्या है, बात करेंगे ब्रेक के बाद। पाकिस्तान एशिया कप के फाइनल में पहुंच गया है, श्रीलंका से मुकाबला होगा। अब से कुछ देर पहले इंतहाई सख्त और ज़बरदस्त मुकाबले के बाद पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को शिकस्त दी है। नसीम ने आखिर में 2 छक्के 2 बॉल्स पर मारे, जिसकी वजह से पाकिस्तान जीतने में कामयाब हुआ, वरना 9 खिलाड़ी पाकिस्तान के आउट हो गए थे। सिक्कू भाई हमारे साथ मौजूद हैं, इंजी भाई भी मौजूद है, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। सिक्कू भाई, मैं आवाम को बता तो नहीं सकता आप अभी थोड़ी देर पहले कितना गुस्से में थे और तैयारी कर चुके थे कि ये हारेंगे और फिर आपने क्या क्या कहना है, मगर अभी दाद बनती है और तारीफ बनती है नसीम की। देखिए, मैंने कहना बहुत कुछ है, वाकई दाद बनती है नसीम शाह की कि उसने जो है आखिरी के अंदर मैच जिता दिया और हमें अफगानिस्तान से हारना नहीं चाहिए था, इसलिए कि अफगानिस्तान और हमारी टीम में फ़र्क है। मगर आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड विद मिडल ऑर्डर बैटिंग, और ये जो मिडल ऑर्डर बैटिंग के बारे में मैं पहले भी कह चुका था कि ये इस काबिल नहीं है कि जो यहाँ पर खेल सके। क्या 126 रन को हम इस तरह मगर सिक्कू भाई 2 मिनट बाद क्रिटिकल ओपिनियन दीजिएगा। अभी तो अच्छे मुझे बताएं कि ये जो आखिर में हुआ है 20वें ओवर में, लग कैसा रहा है आपको? पाकिस्तान फाइनल में पहुंचा। मैंने यहाँ पे सर यहाँ चीखें मारी है मैंने खुशी के मारे, मगर देखें ये बिल्कुल आपको बहुत बहुत मुबारक, हम फाइनल पहुंच गए, सब कुछ हो गया है, मगर इस तरह नहीं जीतना चाहिए था। हमें आराम से 15-16 ओवर में इस मैच को ख़त्म करना चाहिए था, मगर वही मिडल ऑर्डर हमारी जैसे हमेशा फेल होती है, इस मिडल ऑर्डर पे
पे मुझे कभी भी कॉन्फिडेंस नहीं रहा, और ये इसी तरह जो है अगर खेलेंगे तो ये श्रीलंका हमें बहुत तंग करेगी। हमें चाहिए कि श्रीलंका का जो मैच है उसमें हम हैदर अली जो है उसको ट्राई करें, ताकि हमें पता चले कि हमारा मिडिल ऑर्डर में जो लड़के हैं वो उनकी जगह, जैसे फ़खर फेल हो रहा है, दूसरे लड़के अच्छे परफॉर्मेंस नहीं दे रहे, तो उनकी जगह वो अंदर आ सकते हैं कि नहीं आ सकते। ये मेरी उनको एडवाइस होगी कि एक लड़का आपके पास बैठा है बैटिंग में, आप उसको खिलाएं। इजी भाई, दरमियान में नजर आ रहा था जब अफगानिस्तान बैटिंग कर रहा था कि कहीं अनइवन बाउंस हो रहा है और ऐसा लग रहा था कि स्ट्रगल कर रहे हैं वो, और फिर आखिर में साबित हुआ कि जो कम टोटल था उन्हें पाकिस्तान ने भी मुश्किल हुई पाकिस्तान को बनाने में। आपको लग रहा है खेले बुरा है या कहीं ना कहीं पिच में अनइवन बाउंस था, बॉलिंग भी उनकी अच्छी थी, मुकाबला हुआ? नहीं शाहजेब, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि जो पिच पे ना स्कोर बनाना मुश्किल था। अगर अफगानिस्तान भी थोड़े स्कोर पे आउट हुआ था तो उसकी भी एक रीजन ये थी कि पिच पे बॉल इतनी आसानी से बल्ले पे नहीं आ रहा था। जिस तरह ही बॉल थोड़ा सा पुराना होता था मुश्किल हो रही थी बैट्समैनों को। लेकिन चिकू भाई की याली बात सही है, क्योंकि हमें ये स्कोर है ना थोड़ी सी जरा बेहतर तरीके से करना चाहिए था, क्योंकि हमारी बैटिंग में थोड़ी सी एक्सपीरियंस बैटिंग है। लेकिन हमारी जो सी मिडिल ऑर्डर है ना, इसको अभी तक पूरे टूर्नामेंट में इस तरह प्रेशर में बैटिंग करनी आ नहीं रही थी, क्योंकि जब भी थोड़ा सा जरा प्रेशर में बैटिंग आ रही है ना तो ये थोड़ा सा इतना अच्छा नहीं खेलते। ये इंडिया के खिलाफ पहले मैच में भी इस तरह हुआ था। लेकिन ये वाली चीज अच्छी है क्योंकि ये टीम है ना फाइट कर रही है। अगर 9 भी आउट हो गए थे तो लड़कों ने ना गिव अप नहीं किया था, तो वहां से ये बड़ी अच्छी चीज है। और श्रीलंका से फाइनल से पहले हमने इतना प्रेशर वाला मैच खेला है कि हमारी सारी मिडिल ऑर्डर ट्राई हो गई है, तो ये बहुत अच्छा हुआ है। और इसी में आप समझते हैं कि ये आखिर में आप तवक्को कर रहे थे कि नसीम शाह अचानक 2 छक्के मार देगा, क्योंकि ऑलमोस्ट लग रहा था कि बस अब मैच चला ही गया है। आसिफ एक छक्का मार गए थे तो आखिरी ओवर में 11 जरूर कर गए थे कि आखिरी ओवर में हमें 11 रन चाहिए थे, मगर 2 छक्के एक साथ लग जाएंगे ये लग रहा था आपको लग रहा था अब ये मैच गया, हमें क्वालिफाई करने के लिए श्रीलंका को हराना पड़ेगा? जी शाहजेब भाई, ये लग तो रहा था क्योंकि मुश्किल हो गया था, क्योंकि जी अगर है ना उससे तवक्को करते कि जी 2 छक्के मारता। लेकिन एक चीज जरूर है ये कि ये लीग क्रिकेट खेलने से, कि जैसे लड़के अपनी लीग क्रिकेट खेलते हैं तो वहाँ ये इस तरह की है ना वारियां वगैरह अपनी खेलते हैं, तो अब सारे प्लेयर्स है ना पिछले मैच में जिस तरह धानी ने 2 छक्के मार दिए थे, तो ये अब प्लेयर नसीम शाह वगैरह या ये हारिस राउफ ऐसे नहीं है कि ये बिल्कुल बैटिंग नहीं कर सके, ये किसी भी टाइम हिटिंग कर सकते हैं। और ये पाकिस्तान के लिए बड़े अच्छी चीज है और ये स्ट्रेंथ है पाकिस्तान की। और सिकू भाई आप बताइएगा, ज़ाहिर है आपको एक मिडिल ऑर्डर पे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, मैं देखता आया हूँ जब से ये एशिया कप शुरू हुआ है, आपने मुसलसल उन तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है, मगर मैंने देखा कि आसिफ पिछले मैच में भी ज़ाहिर है उन्होंने जो जितना भी परफॉर्म किया पाकिस्तान की जीत के लिए राह ज़रूर हमवार हो गई थी। आज भी वो छक्का ज़रूर लगा गए थे। आप आज इफ्तिखार ने रन बनाए हैं, बॉल ज़्यादा कंज्यूम कर लिए, आपको क्या चाहते हैं एग्जैक्टली फिर क्या हो मिडिल ऑर्डर में? हैदर के अलावा किसको ड्रॉप करें, क्या करें? देखिए शाहजेब, सबसे पहले तो मैं थोड़ा गुस्से में था, इसलिए मैं बहुत गुस्से में कमेंट्स दे रहा था। वो तो अवाम ने देखा नहीं है। ये 2 छक्के लगने से पहले जब मैं आपसे कह रहा था सिकू भाई आवाज आ रही है, तो आपने क्या कुछ बोलना शुरू कर दिया था, हार गए और क्या क्या बोला। अच्छा वो हमने नहीं देखा, हम बाद में आए जीतने के। अच्छा कि आपने सेंसर कर दिया। अभी जो इंजी ने बात की ना, जो सबसे अच्छी मुझे चीज़ लगी है पाकिस्तान टीम की, कि 11वें नंबर के बैट्समैन ने भी आके 2 छक्के मारे, उससे पहले धानी ने भी 2 छक्के मारे थे, अगर आपको याद हो मैच में। तो ये इट्स अ वेरी गुड साइन फॉर पाकिस्तान कि जो हमारी टेल है वो भी रन्स कर सकती है और इतने मुश्किल हालात में निकाल के चली गई। मगर आप देखें, जो एक 4 नंबर का जो बैट्समैन होता है उसकी एक क्लास होती है। आज उसने 30 रन किए हैं इफ्तिखार ने, मगर आप अगर ऑनेस्टली देखें, इंजमाम से आप पूछ लें क्या उसमें वो क्लास नज़र आई है जो एक 4थे नंबर के बैट्समैन की होनी चाहिए, वो नहीं नज़र नहीं आई। इजी भाई भी कह रहे हैं कि पिच मुश्किल था, सिकू भाई कि पिच अनइवन बाउंस था। सर ये प्रोफेशनल है, करोड़ों रुपया लेते हैं, तो फायदा क्या हुआ उन करोड़ों रुपया का? दे शुड एडजस्ट देमसेल्फ। पिच के ऊपर आपको अपने आप को एडजस्ट करना पड़ता है, आपको एज पर पिच खेलना पड़ता है, एज पर सिचुएशन खेलनी पड़ती है। इनको पैसे किस बात के मिलते हैं? दे आर प्रोफेशनल्स। इजी भाई आप क्या कहिएगा, मिडिल ऑर्डर का प्रॉब्लम आपको भी नजर आ रहा है या फिर छोटा फॉर्मेट है, उसमें जो छोटा मोटा कंट्रीब्यूशन है वो अदा हो रहा है प्लेयर्स की तरफ से? नहीं, सिकू भाई की बात है ना, ये ठीक है क्योंकि मिडिल ऑर्डर में ना जरूर ऐसा बैट्समैन होना चाहिए जो ये बिल्कुल रीढ़ की हड्डी है जो मिडिल ऑर्डर है ना। तो यहाँ आज ये नहीं कहूँगा कि जी बुरा खेला, ठीक खेला, मुश्किल विकेट थी, लेकिन इसकी इफ्तिखार की वाली क्लास नहीं है जो हम देखना चाह रहे हैं, उसका नहीं है। लेकिन ये जी फिर भी ठीक है, चिप इन कर रहा है क्योंकि जी इंडिया के खिलाफ 27 कर गया, 30 कर गया था, तो ये वाली चीजें हो रही है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि एक सिर्फ है ना इफ्तिखार नहीं है मिडिल ऑर्डर,
मिडिल ऑर्डर एक आदमी का नाम नहीं है, मिडिल ऑर्डर तो काफी लंबी है कि जिसमें खुशदिल भी है, आसिफ भी है, नवाज भी है, काफी सारे प्लेयर हैं, लेकिन इनके सारों का ना जिस तरह आके शदाब ने भी जितना अच्छा किया है, तो थोड़ी सी ये अपनी और चीज इंप्रूव करेंगे तो मेरे ख्याल में काफी बेहतर हो जाएगी। अब मेरी जितनी अकल है, मेरा ये ख्याल है कि पाकिस्तान की टीम का थोड़ा सा बैलेंस बनता हुआ मुझे नजर आ रहा है और इंशाल्लाह एक आधी चेंजिंग होगी ना, क्योंकि जिस तरह असल में हमें ट्रबल कर रहे हैं क्योंकि जी बाबर आउट ऑफ फॉर्म है और है ना ये अपना फखर आउट ऑफ फॉर्म है, इसकी वजह से हमें थोड़ी सी मुश्किल हो रही है, वरना इन सारे बैट्समैनों ने ना काफी अरसे से जो जितना भी बैटिंग का बोझ था अपने ऊपर ले रखा है। तो सिकू भाई को जाके ना एक दो गिलास पानी के पिलाते तो सिकू भाई का जरा ठंडे हो जाएंगे। भाई इसमें मुझे बताइएगा बॉलिंग कॉम्बिनेशन पाकिस्तान का ज़ाहिर फिटनेस मसाइल हैं, उसके बावजूद हमें नज़र आ रहा है कि एक अच्छा कॉम्बिनेशन बन गया है। आज अगर हसनैन को शुरू में मार भी पड़ी, उसके बाद हमने देखा पाकिस्तान ने रिकवर किया, खुद हसनैन ज़रा रिकवर करते नज़र आ रहे थे। एक बॉलिंग कॉम्बिनेशन अच्छा बन गया है, बहुत सारे फास्ट बॉलर्स, ज़रा स्पिनर्स में भी शादाब बहुत अच्छा परफॉर्म करने लगे और कंसिस्टेंटली करने लगे। नहीं शराब इसमें कोई शक वाली बात नहीं है कि पूरे एशिया कप में जो बॉलिंग अटैक है वो पाकिस्तान का सारों से अच्छा है। वो इसलिए कह रहे हो अगर आप इंडिया का मैच देखते, जो सेकंड मैच था, इंडिया ने आके हमला किया क्योंकि 10 ओवरों में 97 रन करके, लेकिन पाकिस्तान ने वहां से कम बैक किया और किसी भी दूसरी टीम को ना अपना स्कोर नहीं करने दे रहे क्योंकि फ्रीली स्ट्रोक नहीं खेलने दे रहे। तो पाकिस्तान का फास्ट बॉलिंग अटैक भी और स्पिन अटैक भी बहुत अच्छा है। हालांकि ये नए लड़के हैं कि जितने भी फास्ट बॉलिंग में ना इनका कोई इतना एक्सपीरियंस नहीं है, उसके बावजूद ये बड़ी जबरदस्त बॉलिंग कर रहे हैं और स्पिनर स्पेशली शादाब काफी अरसे से उनसे अच्छी बॉलिंग नहीं हो रही थी, लेकिन इस एशिया कप में ना वो बेहतरीन बॉलिंग कर रहे हैं और दिलेरी के साथ बॉलिंग कर रहे हैं कि ये फ्लाइट भी दे रहे हैं, विकेटें भी अब ले रहे हैं। तो पाकिस्तान का कॉम्बिनेशन है ना मुझे अच्छे से अच्छा बनता हुआ नजर आ रहा है। और सिक्कू भाई एक बात जिसमें पाकिस्तान में साल हर साल एक तनकीद होती रही कि जी प्लेयर्स के आपस के इख्तलाफात हों, कैप्टन बनने के मामलात हों, आप नहीं समझते कि फाइनली ये जो लड़के हैं एक ज़बरदस्त किस्म का फाइटिंग यूनिट है जिसमें नज़र आता है कि आपस की अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा है, खेलते हैं, लड़ते हैं, जीतने के लिए लड़ते नज़र आते हैं, एक कमिटमेंट नज़र आ रही है प्लेयर्स की कि जी मैदान में है तो फिर जीतने के लिए हैं, खेलने के लिए हैं, वो जो प्लेयर्स पॉलिटिक्स है, दीगर मामलात है वो नहीं है, एक ज़बरदस्त किस्म का एक यूनिट बन गई है पाकिस्तान की टीम। नहीं देखिए अभी यूनिट पूरी तरह बना नहीं है, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। ये सबसे अच्छी बात ये है कि यहाँ पे कप्तानी का कोई झगड़ा नहीं है, कोई प्लेयर ये नहीं कहता कि बाबर मैं बहुत बड़ा हूँ तो रिजवान कह रहा है कि मैं बहुत बड़ा हूँ। ये दो बहुत बड़े प्लेयर हैं, तीसरा प्लेयर अनफिट है जो बहुत बड़ा है, वो शाहिन शाह अफरीदी है। अगर वो भी हो तो वो तीन ये बड़े प्लेयर हैं जो वर्ल्ड क्लास हैं और इनमें आपस में कोई झगड़ा नहीं है, विच इज़ अ वेरी गुड साइन। मगर अभी जो बात हो रही थी देखें यहाँ पे जब स्पिनर्स अच्छी करा रहे थे तो बाबर अगर थोड़ी सी और भी अच्छी कप्तानी करें तो खुश दिल से उस वक्त 2 ओवर कराए जा सकते थे। आपको फास्ट बॉलर से बॉल कराने की ज़रूरत नहीं होती। हम तो बार बार ये कह रहे हैं कि जब कभी मौका मिले, इसलिए कि विकेट फंस रहा था और आपके स्पिनर अच्छी गेंद कर रहे थे, एक आधा ओवर उन्हें खुश दिल से भी करा देना चाहिए था। जो अभी इंजी ने बात की है, हमारा जो लोअर ऑर्डर है वो बिल्कुल परफेक्ट हो गया है, जिसमें आपके पास नवाज है, आपके पास आसिफ है, आपके पास खुशदिल है, शादाब है, मगर आपको मिडल ऑर्डर में एक प्रॉपर बैट्समैन 2 चाहिए जो तीसरे, चौथे, 5वें नंबर पे प्रॉपर बैट्समैन होने चाहिए। ये छोटे मोटे वाले बैट्समैन नहीं चाहिए कि जो कभी भाई आप भी समझते हैं कि कुछ तब्दीलियों के अलावा एक फाइटिंग यूनिट बन गया है, लड़कों की अपनी केमिस्ट्री बड़ी अच्छी है, ओवरऑल बाबर भी सीख रहे हैं, कैप्टेंसी उनकी भी इंप्रूव कर गई है, आप समझते हैं? जी बिल्कुल, ये सारी चीजें खेलने के साथ है ना बेहतर हुई हैं और ये क्रेडिट है ना मैनेजमेंट को देना चाहिए, बाबर को देना चाहिए कि जिन्होंने इन प्लेयर्स पे ट्रस्ट किया। अब देखिए ये सारे नए प्लेयर थे, ये अब है ना थोड़े से बेहतर होते जा रहे हैं और इस तरह की जिस हम क्रिकेट खेलेंगे, प्रेशर वाली क्रिकेट खेलेंगे तो और भी बेहतर होंगे। तो एक दो चेंजिंग तो सारी टीम में होती है, कोई प्लेयर आउट ऑफ फॉर्म में जिस तरह फखर नहीं अच्छा कर रहा या बाबर से नहीं अच्छा हो रहा, ये नहीं कि आप एक आधे को रेस्ट देके दूसरे को जिस तरह सीखो भाई कहते कि हैदर को हम खिला सकते हैं, उसको मौका दे सकते हैं, ये कोई ऐसा चेंज नहीं होता, लेकिन ये अच्छी चीज है। लेकिन ओवरऑल आपकी एक टीम है, उसकी टीम की शक्ल नजर आ रही है जो बहुत अच्छी चीज है। और लेकिन एशिया कप में भी जो मर्जी है कि जी मैच जितने मर्जी क्लोज जाके पाकिस्तान जीता हो, लेकिन एटलीस्ट ये फिनिश करना तो पाकिस्तान को आया ना, क्योंकि प्रेशर वाले मैच आपने फिनिश किस तरह करने, खत्म किस तरह करने, ये एक टीम की क्वालिटी है कि फिनिश किस तरह करते हैं। अफगानिस्तान की टीम बहुत अच्छी है लेकिन इनको फिनिश करना नहीं आता, क्योंकि एंड के जब से 3-4 ओवर है ना, उसको मैच को खत्म किस तरह करना है।
तो ये पाकिस्तान में ये वाली क्वालिटी है। बहुत शुक्रिया सिक्कू भाई का और इजी भाई का तज्जिया आपने सुना। पाकिस्तान ने एशिया कप के फाइनल के लिए क्वालिफाई किया है। ज़बरदस्त मैच हुआ। नसीम शाह ने 2 बॉल्स पर 2 छक्के मारकर मैच जिताया है। जब 11 रन चाहिए थे, 11वें नंबर के खिलाड़ी थे और ज़बरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस हमें नजर आई है। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं और आम खबर है, उसकी तफसीलात आपके सामने रखेंगे ब्रेक के बाद। इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत केस की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत होनी है और आज इमरान खान ने अपना दूसरा जवाब जमा करा दिया है, जिसकी तफसीलात हमने आपके सामने रखी। क्या अब मुआफ़ी का इम्कान है, क्या दुरुस्त किया है उन्होंने, बात करेंगे। हमारे साथ 2 साबिक जज मौजूद हैं। हमारे साथ जैसे रिटायर रशीद रिजवी साहब मौजूद हैं, शाइक उस्मानी साहब मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। रिजवी साहब, आपने जब पिछली दफ़ा अदालत ने मौका दिया तो आपने बताया था कि अदालत ने एक लीनियंट व्यू लिया है, मगर एक सफ़े की अनकंडीशनल माफ़ी इमरान खान को मांगनी चाहिए तो फिर शायद मौका है। उन्होंने एक सफ़े की अनकंडीशनल माफ़ी तो नहीं मांगी, मगर ज़ाहिर है इजहार किया है नदामत का। उन्होंने कहा मुझे बेहद एहतराम है, मैं वो गैर इरादी था, अगर जज्बात को ठेस पहुंची है तो मैं अफसोस का इजहार करता हूँ। खातून जज ज़ेबा चौधरी से पछतावे का इजहार करने पर भी मुझे कोई शर्म महसूस नहीं होगी और इस्लामी उसूलों के तहत अदालत से उन्होंने कहा है कि उन्हें माफ़ करें। आप समझते हैं कि एक मुनासिब जवाब है जिस पर गुंजाइश बनती है? मैं नहीं समझता कि ये अनकंडीशनल या अनक्वालिफाइड अपॉलॉजी है। सिर्फ अनकंडीशनल अपॉलॉजी नहीं मांगनी पड़ती है, बल्कि उसके साथ अपने आप को सरेंडर करना पड़ता है टू द मर्सी ऑफ द कोर्ट, कि मैं अपने आप को अदालत के रहम करम पे छोड़ रहा हूँ। तो ये वो दोनों चीज़ें इनके जवाब में एब्सेंट हैं और उन्होंने कोशिश की है जस्टिफाई करने की, दूसरी मिसालें भी दी हैं और जो फैसले हुए हैं रिसेंट पास्ट में फिरदौस आशिक अवान और तलाल चौधरी के, इनके भी उन्होंने डिस्टिंग्विश करने की कोशिश की है और कहा है आखिर में कि जी मैं समझता हूँ कि ये काफ़ी है और कोर्ट इससे मुतमईन होगी। मैं मेरी बहुत इज़्ज़त करता हूँ कोर्ट की, मैं सबऑर्डिनेट जुडिशरी की इज़्ज़त करता हूँ, मैं ख़वातीन की इज़्ज़त करता हूँ, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि आई सरेंडर माई सेल्फ टू द मर्सी ऑफ द कोर्ट। सर, तो फिर इस मामले में तो मुझे लगता है कि चार्ज जी मुकम्मल कीजिएगा। मैं कह रहा था मुझे तो लगता है शायद इस्लामाबाद हाई कोर्ट चार्ज फ्रेम करे और एविडेंस कॉल करे। शाइक उस्मानी साहब, आप क्या कहिएगा? देखिए, ये जो अभी जो जवाब फाइल किया है उन्होंने, ये तो शो कॉज नोटिस का जवाब फाइल किया है और इसमें उन्होंने जो चीज़ें लिखी हैं वो इस तरह लिखी हैं कि मेरे अफसोस है कि ये हो गया वो हो गया, खास तौर से उस खातून जज की बात की है और उनकी दिल आज़ारी की है। लेकिन ये चीज़ नहीं है। ये जो तरीका है वो जिस तरह रशीद अली साहब ने सही कहा कि जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जिसके खिलाफ प्रोसीडिंग्स होती है उसको कोर्ट के सामने ये कहना होता है कि मैं अपने आप को कोर्ट के रहमो करम पे छोड़ता हूँ और मुझे माफ़ कर दिया जाए। तो ये जब होता है, ये ऐसी चीज़ तो इस स्टेटमेंट में नहीं है और नहीं है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये उनके जो वकील हैं परसों कल या परसों जब भी उनकी हियरिंग होगी तो वो उस हियरिंग में कह सकते हैं ये चीज़, अगर वो उनका ये इरादा है। अगर उनका इरादा नहीं है, अगर उनका इरादा ये है कि वो इसी बयानिए पर रहें जो कि उन्होंने मेंशन किया है, तो मेरे ख्याल में ज़रा थोड़ी सी मुश्किलात होंगी उनको माफ़ी की। तो यानी रिजवी साहब, आप भी समझ उनके पास मौका है, कल ये जवाब जमा कराएं और उनके वकील अगर कह दें कि जी हम अनकंडीशनली माफ़ी मांगते हैं और कोर्ट के रहमो करम पर अपने आप को छोड़ते हैं तो फिर माफ़ी मिल सकती है। देखिए, अभी शो कॉज नोटिस पे जैसे कहा शाइक उस्मानी साहब ने कि वो फैसला तो देंगे कि इसको कंटिन्यू कर रहे हैं या विड्रॉ कर रहे हैं शो कॉज को, उसमें उस स्टेज पे भी ये अपने आप को सरेंडर कर सकते हैं, अनक्वालिफाइड अपॉलॉजी टेंडर कर सकते हैं। इनको एक अपॉर्चुनिटी और होगी डिफेंस से पहले, लेकिन अब पता नहीं क्या इनको वकीलों को इंस्ट्रक्शंस हैं। उन्होंने अमाइकस भी 2 अपॉइंट किए हुए हैं, एक मुनीर मलिक साहब हैं और एक पाकिस्तान बार काउंसिल के नुमाइंदे हैं। वो क्या स्टैंड लेते हैं, ये तमाम चीज़ें देखे कल शो कॉज पे तो वो फैसला देंगे।
और शाइक उस्मानी साहब, आप ये बताइएगा कि उन्होंने कुछ मिसालें भी दी हैं। एक दफ़ा अपने ही केस की मिसाल दी है कि माजी में सुप्रीम कोर्ट ने उनके खिलाफ नोटिस खारिज कर दिया था, माफ़ी नहीं मांगी थी इमरान खान साहब ने, मगर उनका जो कंडक्ट था और फिर जो मामलात थे उसकी बुनियाद पर उन्हें माफ़ी मिल गई थी। और इसके अलावा इमरान खान साहब ने जो दीगर केसेस की मिसाल दी है कि तलाल चौधरी के केस का मामला अलग था, इसके अलावा दानियाल अजीज़ के केस का मामला अलग था। आपके ख्याल में वो जो रीजनिंग है वो एक मुनासिब रीजनिंग है, और जो अपने ही केस का वो माजी में हवाला दे रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो रियायत दी थी उन्हें? ये जब कंटेम्प्ट कोर्ट होती है तो इसमें आर्ग्यूमेंट की जरूरत नहीं होती है। आप दो ऑप्शन होते हैं, या हमने कहें कि जनाब हम अपने आप को आपके रहम करम पे छोड़ते हैं और हम सॉरी को वोट देते हैं, तो उस सूरत में कोर्ट फैसला करती है। अगर आप ये नहीं तो फिर आप उसको ट्रायल होता है उसका, आपका कायदा उसके बाद होता है। तो जो अभी तक जो सामने चीजें आई हैं, जैसे आपने सेकंड स्टेटमेंट है जो बेहतर है, पहली वाली स्टेटमेंट तो बिल्कुल बेहतर, लेकिन जो बहुत बेहतर है हामिद खान साहब ने अच्छा काम किया है, थोड़ा सा बेहतरी करती है उसमें। लेकिन अब वो मामला ये है कि जब वो जाएंगे कोर्ट के सामने, अगर वो जो कह रहे हैं कि पहले हालात की गई हैं, लेकिन वो उसकी कोई इसमें कंटेम्प्ट कोर्ट में उसका कोई फायदा नहीं होता। पहले क्या था नहीं हुआ था, आपको ये कहना होता है कि जी हम आपको अपने आप को आपके मुखातिब तोड़ते हैं, वो अपनी तौर से फिर ठीक है, आप ट्राई करें, अगर एग्जामिन करें और बाकी चीजें भी उससे देखेंगे वो ये क्या हुआ था, कौन से केस में क्या हुआ था, वो सब देखिए। लेकिन वो सूरत में जब आप अपने आप को कोर्ट के पे नहीं छोड़ना चाहते, अब ये फैसला तो कोर्ट से करना पड़ेगा उनको जब ये केस लगेगा परसों। बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम के आखिर में जिक्र हो जाए, इस्टेब्लिशमेंट की मदद से इक़्तिदार में आने और उसके बाद एजेंसीज़ की मदद से हुकूमत चलाने का एतराफ़ करने वाले इमरान खान अब अपने इस बयानिए के लिए मजहब का इस्तेमाल भी कर रहे हैं। आज भावल नगर में वकला से खिताब करते हुए इमरान खान ने कहा कि अगर मेरे ज़मीर की कीमत लग जाती है या एजेंसी से फ़ोन आ जाता है, खौफ आ जाता है, तो ये सब मेरी नज़र में शिर्क है। जब भी मैं अपने ज़मीर का सौदा करता हूँ, मेरे ज़मीर की कीमत लग जाती है, पैसे लेके लोटा हो जाता हूँ, खौफ आ जाता है, एजेंसी से जो धमकी मिल गई, मेरी जान ना चली जाए, मेरी नौकरी ना चली जाए, ये सब शिर्क है मेरी नजर में। क्योंकि जब आप राय हक से उतरते हैं, किसी भी बुत की पूजा करते हुए, चाहे वो पैसे का बुत है, चाहे वो खौफ का बुत है, मेरी नजर में वो शिर्क है। हालांकि इससे पहले वो खुद एतराफ़ कर चुके हैं कि अपनी हुकूमत चलाने के लिए, बजट पास कराने के लिए वो इत्तेहादियों को एजेंसियों से फ़ोन करवाते थे। हमारे हाथ बंधे हुए थे, कोलिशन पार्टनर्स थे, ब्लैकमेल होते थे, बजट पास करवाना है तो मिन्नतें करनी पड़ती थी, अपनी एजेंसी को कहना पड़ता था कि उनको लेके आओ असेंबली में वोट कराने के लिए, बजट पास करवाना है तो मिन्नतें कर रहे हैं कि पहुंच जाओ, यानी ऐसे चलती रही है जमहूरियत। आपने तो कहा एजेंसीज को भी बार बार आना पड़ता था बीच में, हमें कहना पड़ता था, हमें अपने न्यूट्रल्स को कहना, तब तो अब न्यूट्रल्स तो बाद में आया ना ये लफ्ज़, तो तब हमें कहना पड़ता था कि इनको कहें, क्योंकि हमें पता ही नहीं था कि नंबर पूरे। आज वोट मांगने के लिए वो इस हद तक चले गए कि चिश्तिया में अवाम से कहा कि अगर मुखालिफ को वोट दिया तो ये अल्लाह की नाफरमानी होगी। चिश्तिया, अगर किसी ने भी आपने इसको वोट दी, इसका मतलब आप भगोड़े नवाज शरीफ को वोट दे रहे हैं, मुजरिम को वोट दे रहे हैं। इसका मतलब आप बुराई के साथ खड़े हैं, इसका मतलब कि अल्लाह के फरमान के खिलाफ आप जा रहे हैं। इससे पहले वो अपना साथ ना देने और हुकूमत ना गिराने पर फौज को कह चुके हैं कि न्यूट्रल रहे तो आखिरत में अल्लाह जवाब लेगा। कोई इस वक्त न्यूट्रल रहने की गुंजाइश किसी के लिए नहीं है। बीच में बैठने का मतलब आप मुजरिमों की मदद कर रहे हैं। न्यूट्रल्स आपके ऊपर भी सारी कौम देख रही है। मैं बार बार कहता हूँ, न्यूट्रल सिर्फ जानवर होते हैं, इंसान को तो अल्लाह को जवाब देना होता है, और उसने आपको कहा है कि आखिरत में मैं तुम्हारे से जवाब लूंगा। तजादात, जाती मफादात और यूटर्न से भरी सियासत को इमरान खान बराए मेहरबानी हक़ व बातिल की जंग ना बनाएं, मजहब का इस तरीके से इस्तेमाल ना करें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह।